इंटेलेक्चुअल्स हो या अधिकारी और नेता हो, खाते क्या है? डीजल पेट्रोल पीते हैं। बिल्कुल, आज नहीं आओगे तो आगे जाके इसका रिजल्ट सबको भुगतना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मुट्ठी भर लोग भी खालिस्तान की बात लेकर यहाँ आए हैं, और अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर कोई सिख बोलेगा तो उसको खालिस्तानी कहेंगे, ये कोई मुस्लिम बोलेगा उसको पाकिस्तानी कहेंगे, और मैं कुछ बोलूंगी व्यवस्था के खिलाफ तो नक्सलवादी कह के जेल में डालेंगे। ऐसी अमेंडमेंट ला रहे हैं कि बिजली में किसान और उद्योग या व्यापार के बीच में जो फर्क था, सब्सिडी मिलती थी, इसीलिए डीजल तो महंगा हो गया, बीज खाद महंगा हो गया, तो किसान को जो लागत लगाते हैं वो भी नहीं मिल रहा है, जबकि कंपनियों को, अलग उद्योगों को 100 गुना लाभ मिलता है, और यहाँ 1.5 गुना मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिलते हुए अगर बिजली का दाम भी 10 रुपया यूनिट तक जाने की संभावना है तो किसान तो मर जाएंगे या खेती बेच देंगे। क्या सोच के आए हैं कि ये जो आंदोलन है ये सच में एक दिल से किया जा रहा है, इस चीज की जरूरत है, या सिर्फ ये दिखावा है, पीछे से फंडिंग आ रही है, या पर्टिकुलर ऐसा कुछ है? क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, खासकर दिल्ली में, या जो एक अच्छे वर्ग के लोग हैं उन लोगों को ऐसा लगता है मीडिया देख देख के, क्योंकि सोशल मीडिया से ज्यादा जो हमारा अपना मीडिया है उसको देखा जाता है, और वो जो लोग दिखाते हैं उसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है। देखिए, तो पिछले 35 सालों से किसानों के साथ काम कर रहे हैं। हम किसान की परिभाषा में, डेफिनेशन में, फार्मर्स, फार्म लेबरर्स, कैटल ग्रेजर्स यानी डेली वर्कर्स, डेयरी वर्कर्स, और जो आदिवासी फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर, वनोपज पर जीते हैं, उन सबको शामिल करते हैं। और हमारा जो समन्वय बना वो मध्य प्रदेश में जब मंदसौर में 6 किसानों की हत्या हुई तब बना। और हमने ये तय किया कि अब देश के अधिकाधिक किसान संगठनों ने एकत्रित आकर किसानों पर जो अन्याय हो रहा है उसको उठाना। उस समय किसानों के लिए मंडी में भी कुछ भ्रष्टाचार होता था तो व्यवस्था नहीं थी वो, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा था किसानों को उपज का सही दाम मिलना चाहिए, द एप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एवरी सिंगल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ऑल्सो हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस। क्योंकि इसके बारे में 2014 के चुनाव के प्रसार में हर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम स्वामीनाथन आयोग के आधार पर एमएसपी देने के लिए तैयार हैं। अब स्वामीनाथन आयोग के आधार पर 1:1.5 के हिसाब से लागत और दाम का अगर इक्वेशन का अमल करना है तो उसका मतलब है कि लागत सही आंकनी पड़ेगी। किसानों की लागत में क्या होता है कि उनके हाथ में जो जमीन है उसका कोई दाम नहीं माना जाता है, और वो किसान जो परिवार के लोगों की मेहनत लगाते हैं उस मेहनत का भी दाम नहीं लगाया जाता है, कीमत नहीं लगाई जाती है, तो लागत कम से कम दिखाती है, न केवल आदिवासी किसानों की लेकिन सभी मैदानी किसानों की भी। और फिर उस लागत के 1.5 गुना हम दे रहे हैं बताया जाता है। आपको एक उदाहरण दे दूं, कपास की कीमत, हमारा क्षेत्र कपास का कीमत है क्षेत्र है, कपास आती है तब हिमालय घर घर में खड़े होते हैं कपास के, और हमने देखा कि मंडी में कैसे फंसाया जाता है। अभी मैं पूरा दिन मंडी में जिस दिन खड़ी थी उस दिन 3000 और 4000 के बदले 5700 रुपए से ऊपर प्रति क्विंटल दाम दिया। तो जो दाम सरकार घोषित करती है वो भी नहीं मिलता है। लेकिन हमने जब कपास की सही लागत हमारे किसान नेताओं के साथ बैठकर निकाली तब ये निकला कि अगर 1 रुपया लागत पर 1.5 रुपया मिलना है तो कपास को 9000 रुपया प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। तो यही बात गेहूं की है, यही बात मकाई की है, सोयाबीन की वगैरह। तो ये एमएसपी कभी भी सही रूप से घोषित भी नहीं किया गया, और घोषित एमएसपी कभी भी लागू नहीं होता है क्योंकि अभी तक एमएसपी को कानूनी दायरे में नहीं लाया गया। वो एक स्कीम है, वो एक घोषणा है, वो एक ऑर्डर है, और अगर कानूनी दायरे में लाए जाएंगे और जो एमएसपी नहीं देते हैं उनको जेल और जुर्माना की पेनल्टी अगर लगेगी तो ही ना मिलेगा एमएसपी। बिल्कुल, क्योंकि ऑफिसर इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि अगर नहीं भी है। नहीं, ऑफिसर्स ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर हैंड्स इन ग्लोव्स विद द कॉटन मिल्स और जिन्स, और दोज कम इन फॉर ऑक्शनिंग द कॉटन। तो बैलगाड़ी या ट्रैक्टर्स में 3-3 रात और दिन किसान पड़े रहते हैं मंडियों में, और ये सीसीआई के अधिकारी पूरे गठजोड़ के साथ जब हमारे जैसे खड़े होते हैं तो वो कांपते हैं और फिर देते हैं। तो ये बात है, क्योंकि किसान के पास स्टॉक करने की कोई जगह नहीं है। जो एक बार मार्केट पे गया
उसका सामान जो ऑफिसर है वो कहता है मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास बोरी नहीं है, मैं कल आना परसों आना। एमएसपी कानूनी कवच के साथ क्यों नहीं अमल में ला सकते हैं अगर आपने घोषणा करके वोट लिए? इसलिए नहीं क्योंकि इनको जो दूरी है, जो गैर बराबरी है, वो कायम रखनी है ताकि किसान घाटे के सौदा होने के कारण अपनी जमीन बेचता जाएगा, देता जाएगा। अभी एक केंद्रीय मंत्री ने मुझे कहा, क्योंकि हमने लैंड एक्विजिशन जबरन जो होता है विकास के योजनाओं के नाम पर, उसकी बहुत बड़ी लड़ाई नर्मदा में की है और हमने बहुत कुछ पाया भी पुनर्वास में, लेकिन नया कानून भी लाने के लिए मजबूर किया 2013 में कि जिसमें पूछा जाएगा गांव को, ग्राम सभा को, जिसमें विकास योजना का लाभ हानि बताई जाएगी और जिसमें पुनर्वास के बिना तो किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा वगैरह वगैरह बात आई। लेकिन वो कानून मोदी सरकार ने लागू ही नहीं होने दिया। हम लोगों ने उसके बिना भी हमारा हक बहुत सारा लिया 40,000 किसानों के लिए। लेकिन ये जरूरी है कहना कि ये जो गैर बराबरी है वो बना के रखना चाहते हैं और वो है किसान और उद्योगपतियों में। अब बताइए कि इस देश की जीवन जिंदगी के लिए, आजीविका के लिए खेती जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। अभी केंद्रीय मंत्री ने मुझे कहा कि भाई अभी जरूरी नहीं है हमको एक्विजिशन करना, किसान खुद बेच रहे हैं। मैंने कहा क्यों बेच रहे हैं? किसान तो 17 मिनट में एक किसान हर 17 मिनट में आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये जो दूरी है उद्योगपति और किसानों के बीच में, इसके कारण समान लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं, तो फिर कैसे किसान जिएंगे? तो ये इनकी चाल है। और ये 3 कानून जो अभी लाए हैं वो तो हद है, सपने में भी नहीं किसी ने सोचा होगा इतना। वो पूरा खेती के क्षेत्र में अडानी अंबानी जैसे मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स को घुसने दे रहे हैं। शिक्षा में घुस गए कॉर्पोरेट्स, तो आज गरीबों के लिए जो सरकारी स्कूलें होती थी वो 15,000 की तादाद में बंद हो रही है। स्वास्थ्य में घुस गए तो गरीब व्यक्ति 60 साल के बाद पेंशन भी नहीं मिलता है, पूरा समय बिल्डिंग बांधता है, रास्ते बनाता है, सबकी सेवा करता है और 60 साल के बाद हमारी गरीब महिला घरेलू नौकरानी हो या निर्माण मजदूर हो, वो तड़पती है, दवा भी नहीं ले सकती है, इतने महंगे हो गए हॉस्पिटल्स। तो ये जो निजीकरण है, कॉर्पोरेटाइजेशन है, वो हर क्षेत्र में कब्जा करते गया है। और मोदी जी ने तो बड़े बड़े सार्वजनिक उद्योग जैसे BSNL दिल्ली में भी नहीं चलता है, BPCL, रेलवे, LIC, बैंक्स, सब कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे रहे हैं। पर खेती में अभी कॉर्पोरेट्स अगर आएंगे तो न केवल खेती खत्म होगी, न केवल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उनको फंसाया जाएगा, लेकिन पूरी देश भी खत्म हो जाएगा। देश की जो अन्न सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी है, राइट टू फूड, आर्टिकल 47 आप पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का। द स्टेट हैज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड द पीपल विथ न्यूट्रिशियस फूड एंड कैरी ऑन द प्रोहिबिशन टू सेव फ्रॉम दी लिकर एडिक्शन। लेकिन ये होता नहीं है। तो ये कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान अब उठ पड़े हैं और बिजली बिल भी ऐसे अमेंडमेंट ला रहे हैं कि बिजली में किसान और उद्योग या व्यापार के बीच में जो फर्क था, सब्सिडी मिलती थी, इसीलिए डीजल तो महंगा हो गया, बीज खाद महंगा हो गया, तो किसान को जो लागत लगाते हैं वो भी नहीं मिल रहा है, जबकि कंपनियों को, अलग उद्योगों को 100 गुना लाभ मिलता है और यहाँ 1.5 गुना मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिलते हुए अगर बिजली का दाम भी 10 रुपया यूनिट तक जाने की संभावना है तो किसान तो मर जाएंगे या खेती बेच देंगे। तो इसीलिए ये आंदोलन है। ये आंदोलन कोई फंडिंग के आधार पर नहीं चल रहा है। हमारे जैसे आंदोलन जो अपने घर के माता पिताओं पर जीते, ये बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए। और जो खलिस्तानी का जो आरोप है, भाई कुछ होंगे भी अंदर कि जिन्होंने खलिस्तान की सोची होगी, लेकिन जो 30 पंजाब के ऑर्गेनाइजेशन की यूनिटी है, जिनमें से बहुतांश हमारे ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय के हिस्सा है, एंड वी हैव नाउ फॉर्म्ड एन अलायंस ऑफ अलायंसेस। तो 500 ऑर्गेनाइजेशंस का संयुक्त किसान मोर्चा बन गया है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि मुट्ठी भर लोग भी खलिस्तान की बात लेकर यहाँ आए हैं, और अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर कोई सिख बोलेगा तो उसको खलिस्तानी कहेंगे, ये कोई मुस्लिम बोलेगा उसको पाकिस्तानी कहेंगे, और मैं कुछ बोलूंगी व्यवस्था के खिलाफ तो नक्सलवादी कह के जेल में डालेंगे। तो ये जो हो रहा है ये भ्रामक प्रचार है।
क्योंकि ये जो सत्ताधीश है आज के, वो कॉरपोरेट्स के साथ गठबंधन बन के ही सत्ता में आते हैं, उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। एक पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल जो शुरू से चलती आई और हमेशा कामयाब रही है, और वही आज करने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा, पंजाब, और यही सब चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल, पंजाब और हरियाणा ने जो ताकत बताई है, सच में उनको सलाम करना चाहिए। मैं मानसा में भी गई थी, मैं सिरसा में भी गई थी, जबकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है तो सिर्फ पंजाब की तरफ से है, जो हरियाणा वाले उन्होंने कम से कम अमरिंदर सिंह ने समझ लिया और 2 कानून लाए। छत्तीसगढ़ ने 1 लाया MSP के बारे में, राजस्थान ने 3 अच्छे कानून लाए, केरल ने अभी जाहिर किया कि फल और सब्जी को भी MSP दे देंगे। देखो 2 रुपए किलो केला बेचा जा रहा है, हमारे युवा किसान को पूछिए 2 रुपए किलो टमाटर बेचा जा रहा है। अच्छा जी, कैसे जिएंगे किसान? और वो शहर जब में वो चीज यहाँ आती है तो कहाँ पहुँच जाती है? कितने रुपए में बेची जाती है? यहाँ के गरीब के मुंह पे भी नहीं जा सकता है। तो ये सभी के लिए MSP होना चाहिए, हमारा हिली मिलेट्स जो है उसके लिए भी, फ्रूट्स के लिए भी, सब्जी के लिए भी, दूध के लिए भी। ये होगा नहीं तो किसान को कभी भी दाम नहीं मिलेगा। और यही टाइम है, मुझे लगता है सबको बाहर आके सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल्स हो या अधिकारी और नेता हो, खाते क्या है? डीजल पेट्रोल पीते हैं। बिल्कुल, आज नहीं आओगे तो आगे जाके इसका रिजल्ट सबको भुगतना पड़ेगा। पंजाब के किसानों ने देखिए डायरेक्ट रिलायंस को जो चैलेंज किया है, वो भी सबसे बड़ी बात है। 27 मंजिली इमारती में 27 लोग भी नहीं रहते, ऐसे अंबानी लॉकडाउन में अब्जाधीश बन जाते हैं, और किसान ही नहीं हमारे सभी श्रमिक बर्बाद होते हैं। और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी लड़ती हूँ केसेस। तो कैसे कैसे कानून आए आजादी के बाद, वो 44 कानून रद्द करने की हिम्मत मोदी शासन करती है। अब कल मुझे पता नहीं है कि मैं सेंचुरी मिल वर्कर्स की केस लड़ते हुए ट्राइब्यूनल के सामने क्या हाथ में लेकर खड़ी रहूं। मैंने तो कॉर्पोरेट लाया है कॉन्स्टिट्यूशन, बस इसी को लेकर हम खड़े हो सकते हैं, और कोई चीज को नहीं। आपकी हिम्मत ही काफी है। नहीं, हमारी क्या, हमारे लोगों की हिम्मत है। चलो, सरकार ये सब करेगी, पर ये जो अत्याचारी तरीके हैं ये आम जनता ने समझना चाहिए। किसानी हमको बचानी है, क्योंकि आम जनता की अन्न सुरक्षा बचानी है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर या GDP का क्या परसेंटेज आया है, ये देखकर समझ नहीं सकता कि देश की कितनी जनता आज भूखी है, और उसको खिलाने के लिए किसान की किसानी जरूरी है। थैंक यू सो मच।